स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इतिहास गवाह है प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मुगल्स परसिक्यूशन ऑफ सिख्स। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, धर्म और राजनीति का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता। इस अटूट रिश्ते का एक पहलू हमें धार्मिक गुरु और सत्ताधारी लोगों के रिश्तों में भी नजर आता है। प्राचीन काल में ब्राह्मण राजगुरु के तौर पर राजा के सलाहकार का काम किया करते देखे जाते हैं। इस तरह मिडीवल टाइम्स में उलेमाज के प्रभाव की चर्चा अक्सर होती रहती है। ये तो बात हुई जब राजा और धर्मगुरु एक ही रिलीजन के फॉलोअर हों। लेकिन जब एक ही समय पर अलग अलग धर्मों का एग्जिस्टेंस शुरू हो जाता है, तब अक्सर टकराव की स्थिति भी देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर एंशिएंट टाइम्स में कुछ राजा बुद्धिस्ट मंक्स का परसिक्यूशन करते पाए जाते हैं, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग या गौड़ा रूलर शशांक। वहीं मिडीवल टाइम्स में सुल्तान्स द्वारा हिंदू ब्राह्मण्स पर किए गए अत्याचार की कहानी से तो हम सब वाकिफ हैं। इसी के साथ एक और रिलीजियस ग्रुप था जिसका रूलर्स के साथ संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। हम बात कर रहे हैं सिख कम्युनिटी की। 15th सेंचुरी में जब गुरु नानक द्वारा सिखिज्म की नींव रखी जा रही थी, उसी समय भारत में मुगल्स अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे। यहां से मुगल्स और सिख गुरुज के रिश्तों की एक दिलचस्प कहानी की शुरुआत होती है। आज हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, द अर्ली रिलेशंस। दोस्तों, गुरु नानक के जीवन की कहानी बताने वाले ट्रेडिशनल अकाउंट्स जन्म साखीज में उनके और मुगल डायनेस्टी के फाउंडर बाबर के बीच हुई एक मीटिंग की जानकारी मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि बाबर गुरु नानक जी के स्पिरिचुअल मैनर से काफी प्रभावित हुआ था। वहीं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल गुरु के 4 शब्दज बाबर के इन्वेजन से भारत में आई मिजरी और अत्याचारों की ओर भी इशारा करते हैं। सिख ट्रेडिशन के अनुसार बादशाह हुमायूं जब 1540 में शेर शाह सूरी से हारने के बाद ईरान की तरफ भाग रहे थे, तब उन्होंने गुरु अंगद से खादुर नाम की जगह पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया था। यानी कि कहा जा सकता है कि बाबर और हुमायूं दोनों ही सिख गुरुज की रिस्पेक्ट करते देखे गए। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि इन दोनों के ही पास इतना समय नहीं था कि ये सिख गुरुज की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे पाते। नए नए स्थापित हुए साम्राज्य के लिए धर्म गुरुओं से अच्छे रिश्ते रखना ही कुशल राजनीतिक चाल कही जा सकती है। इसके बाद आता है बादशाह अकबर का शासनकाल। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अकबर के रिलीजियस व्यूज लिबरल थे। इसी कारण देखा जाता है कि उन्होंने गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जन जी को रेवरेंस के साथ ट्रीट किया। ऐसा भी माना जाता है कि अकबर ने ही गुरु रामदास को वो जगह ग्रांट में दी थी जहां आगे चलकर अमृतसर की स्थापना हुई। लेकिन बादशाह अकबर के बेटे और उनके उत्तराधिकारी जहांगीर इतने खुले विचारों के नहीं थे। उन्हीं के समय से सिख गुरुज और मुगल्स के बीच टकराव की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं कैसे। ट्विस्ट इन द रिलेशंस, एग्जीक्यूशन ऑफ सिख गुरु। दोस्तों, 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर के फरमान पर सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव को गिरफ्तार किया गया और उन्हें लाहौर फोर्ट में कैद कर लिया गया। लेकिन जहांगीर को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? एक बादशाह को धर्म गुरु से भला क्या खतरा महसूस हो रहा था? जहांगीर के इस फैसले के पीछे एक कारण तो यह था कि गुरु अर्जन देव जी ने उनके विद्रोही बेटे खुसरो को आशीर्वाद दिया था। इसके अलावा एक और कारण था, और वो ये था कि नॉर्दर्न इंडिया में गुरु अर्जन देव जी का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। इस समय बहुत तेजी से सिखिज्म में कन्वर्जन्स हो रहे थे, जो कि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम क्लर्जी के साथ साथ हिंदू एलीट को भी थ्रेटन कर रहे थे। गुरु को कैद करने के बाद जहांगीर ने उनसे 2 लाख रुपए फाइन के रूप में डिमांड किए। साथ ही सिख होली बुक आदि ग्रंथ जिसे गुरु अर्जन देव कंपाइल कर रहे थे, उसमें से ऐसे सभी टेक्स्ट को हटाने के लिए कहा जो हिंदूज या मुस्लिम्स के प्रति ऑफेंसिव माने जा रहे थे। लेकिन गुरु मुगल बादशाह के सामने झुके नहीं और ग्रंथ से कुछ भी ओमिट करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर जहांगीर ने उन्हें मृत्यु तक टॉर्चर करने की सजा सुना दी।
ऐसा कहा जाता है कि गुरु अर्जन देव को जल्दी ही गर्म प्लेट पर बैठाया गया और उनके फेस पर हॉट सैंड डाली गई, यानी कि भयानक तरीके से मुगल्स द्वारा सिख गुरु पर अत्याचार किए गए। ऐसा माना जाता है कि 30 मई 1606 को जब गुरु अर्जन देव जी को रवि रिवर में बाथ लेना अलाउ किया गया तो वो वहां से कभी वापस ही नहीं आए। इसी जगह पर आज लाहौर में गुरुद्वारा डेरा साहिब लोकेटेड है। इस तरह जहांगीर की कैद में गुरु अर्जन देव जी का स्वर्गवास हुआ और यहां से सिख कम्युनिटी का इतिहास ही बदल गया। गुरु अर्जन देव के बलिदान को ट्रूथ के लिए सैक्रिफाइस की तरह देखा जाता है। गुरु की मृत्यु एक वाटरशेड मोमेंट बन जाती है, क्योंकि यहां से ही सिख्स का मिलिटराइजेशन शुरू होता है। आइए जानते हैं यहां से किस तरह सिख कम्युनिटी एक मार्शल कम्युनिटी में डेवलप होती है और आने वाले समय में मुगल्स के साथ इनके रिलेशंस में क्या उतार चढ़ाव आते हैं। टसल बिटवीन मुगल्स एंड सिख्स ग्रोज। जहांगीर द्वारा लाहौर बुलाए जाने से पहले गुरु अर्जन देव अपने बेटे हरगोबिंद को अपना सक्सेसर नियुक्त कर गए थे। गुरु हरगोबिंद ने जब गुरु पद संभाला तो वो पहले सिख गुरु बने जो गुरु नानक जी के समय से चले आ रहे पोएट गुरु ट्रेडिशन से डिविएट करते हैं। कमर पर दोनों ओर तलवार लटकाए गुरु हरगोबिंद अपनी गुरुशिप की शुरुआत 11 साल की एज में करते हैं। गुरु हरगोबिंद सिख कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस पर आए किसी भी तरह के थ्रेट को रेजिस्ट करने की ठान चुके थे। वो अपना पावर बेस पंजाब के हिल्स की तरफ मूव करते हैं और आर्मी को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। इस तरह सिख कम्युनिटी का मिलिटराइजेशन शुरू हो जाता है। स्ट्रॉन्ग सिख आर्मी बनाने के गुरु हरगोबिंद जी के अटेम्प्ट के बारे में जब जहांगीर को पता चलता है तो वो इन्हें ग्वालियर के किले में 12 साल के लिए कैद करके रखते हैं। बाद में इन्हें रिहा कर दिया जाता है। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां सिख कम्युनिटी का परसिक्यूशन शुरू कर देता है। गुरु हरगोबिंद शाहजहां का सामना करते हैं और उनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी 4 बार युद्ध में मुगल आर्मीज को हरा देती है। सिखों के हाथ शाहजहां को मिली हार मुगल्स के मिलिट्री माइट पर एक तगड़ा प्रहार थी। इस तरह जहांगीर के बाद शाहजहां के काल में भी सिख्स का परसिक्यूशन जारी था, लेकिन यह संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था औरंगजेब के समय में। तो आइए औरंगजेब के शासनकाल में मुगल्स और सिख्स के बीच के रिश्तों की बात करते हैं। टसल रीच्ड इट्स पीक, एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर सिख गुरु। बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिको गुरु हर राय के एडमायरर थे। यदि वो अगले मुगल बादशाह बने होते तो हो सकता है कि मुगल्स और सिख्स के रिश्तों में कुछ सुधार दिखाई देता, लेकिन उत्तराधिकार के युद्ध में दारा औरंगजेब से हार जाते हैं। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब गुरु हर राय को दिल्ली समन करते हैं। शायद वो दारा के लिए गुरु के सपोर्ट को लेकर उनसे एक्सप्लेनेशन चाहता था। गुरु खुद दिल्ली जाने की जगह अपने बेटे राम राय को भेज देते हैं। राम राय दिल्ली पहुंचकर बादशाह का फेवर जीत लेते हैं, जिसके लिए वो गुरु नानक जी के एक वर्ष को मिसरीड करते हैं। उनके इस तरह बादशाह को खुश करने की कोशिश की गुरु हर राय द्वारा निंदा की जाती है। इसके बाद गुरु हर राय के सक्सेसर गुरु हरकिशन को भी औरंगजेब द्वारा दिल्ली समन किया जाता है, जहां स्मॉल पॉक्स की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगले सिख गुरु बनते हैं गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने लोगों के धार्मिक अधिकारों के लिए काफी संघर्ष किया। इस समय मुगल बादशाह औरंगजेब अपने साम्राज्य में शरिया कानून इंपोज कर रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान बहुत से लोगों को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था। सिख लेजेंड के अनुसार बहुत से कश्मीरी पंडित्स इन कन्वर्जन से बचने के लिए अपना घर छोड़कर गुरु तेग बहादुर की शरण में पहुंच जाते हैं। इनकी रिक्वेस्ट पर गुरु फैसला करते हैं कि वो खुद मुगल एम्परर से मिलेंगे और इस तरह इस्लाम इंपोज करने के लिए उन्हें मना करेंगे। औरंगजेब और गुरु तेग बहादुर के आमने सामने आने पर क्या हुआ, इसे लेकर अलग अलग वर्जन सुनने को मिलते हैं। एक में कहा गया है कि मुगल कोर्ट में गुरु का मजाक बनाया गया और बादशाह औरंगजेब ने उन्हें गुरुहुड प्रूव करने के लिए मिरेकल परफॉर्म करने के लिए कहा, जिसे गुरु ने मना कर दिया। एक और वर्जन कहता है कि औरंगजेब ने हिंदू से पूछा था कि क्या उनके बीच कोई ऐसा है जो अपने धर्म के लिए खुद की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, और गुरु तेग बहादुर ने इसके लिए खुद को वॉलंटियर किया। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया।
कहानी कुछ भी हो, अंत में होता यह है कि औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को पब्लिकली एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे देता है और 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर का निर्दयता के साथ सर कलम कर दिया जाता है। इसी जगह पर आज गुरुद्वारा सीसगंज स्थित है। ऑफिशियल मुगल रिकॉर्ड्स में गुरु तेग बहादुर के असैसिनेशन का यह रीजन दिया गया कि वो हजारों फॉलोअर्स के साथ घूमते हैं। गुरुहुड की इंस्टीट्यूशन का पॉलिटिकल और मटेरियल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि सिख गुरुज को मुगल एम्पायर की पेटी किंगडम्स द्वारा पॉलिटिकल राइवल्स की तरह देखा जाने लगा। मुगल एम्परर भी इनके इन्फ्लुएंस और स्ट्रेंथ से वाकिफ थे। यही कारण था कि गुरु को रास्ते से हटाने का फैसला लिया गया। गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद अगले सिख गुरु बनते हैं गुरु गोबिंद सिंह। उस समय उनकी आयु सिर्फ 10 वर्ष थी, लेकिन छोटी उम्र होते हुए भी गुरु गोबिंद सिंह जी पूरी तरह डिटर्मिन्ड थे कि उन्हें सिख कम्युनिटी को एक ऐसे फोर्स में कन्वर्ट करना है जो हर तरह की बुराई और शोषण के खिलाफ फाइट कर सके। इसी सोच के साथ उन्होंने 30 मार्च 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा की स्थापना के बाद बड़ी संख्या में लोग सिखिज्म की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। पहाड़ी राजा गुरु गोबिंद सिंह जी की बढ़ती हुई पावर और मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखकर घबरा जाते हैं और मुगल्स के साथ मिलकर इन्हें खत्म करने का प्लान बनाते हैं। इसके फलस्वरूप मुगल्स और सिख्स के बीच होता है बैटल ऑफ चमकौर। आइए जानते हैं इस बैटल के बारे में, जहां एक बार फिर सिख्स का अद्भुत पराक्रम और मुगल्स का क्रूअल नेचर देखने को मिलता है। बैटल ऑफ चमकौर एंड द सुप्रीम सैक्रिफाइस। मुगल्स और हिल प्रिंसेस की जॉइंट फोर्सेस सिख फोर्सेस पर अटैक कर देती हैं, जिन्हें गुरु ने टैक्टिकली 5 फोर्ट्स में फैला रखा था। एक छोटी सी फोर्स और अपनी फैमिली की वुमेन और बच्चों के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहिब के किले में थे। मुगल्स की सेना को उतनी तेजी से जीत नहीं मिलती जैसी कि उन्हें उम्मीद थी, इसीलिए वो आनंदपुर साहिब किले का घेरा डालने पर मजबूर होते हैं, जिससे गुरु गोबिंद सिंह जी को उनकी फोर्सेस से आइसोलेट किया जा सके। सिख फोर्सेस इन पर आर्टिलरी फायर से अटैक करती हैं और रेड्स कंडक्ट करती हैं, जिसमें मुगल सेना की सप्लाईज सीज कर ली जाती हैं और इन्वेडर्स को भारी कैजुअल्टी सहनी पड़ती है। इनके द्वारा किले को गिराने की अनेक कोशिश बेकार हो जाती हैं। सिचुएशन अगले 7 महीने तक इसी तरह चलती रहती है और फिर कोअलिशन फोर्सेस लॉजिस्टिक्स और मैसिव लॉसेस का प्रेशर फील करने लगती हैं। इस स्टेज पर आकर वो गुरु के सामने एक प्रपोजल रखते हैं, जिसमें कहा जाता है कि गुरु और उनके फॉलोअर्स को किले के बाहर आने के लिए सेफ पैसेज दिया जाएगा, यानी कि मुगल सेना उनके ऊपर हमला नहीं करेगी। साथ ही ऑनरेबल टर्म्स पर शांति समझौते का प्रस्ताव भी रखा जाता है। वुमेन और चिल्ड्रन की सफरिंग को देखते हुए और अपनी मदर के कहने पर गुरु सेफ पैसेज के लिए मान जाते हैं। 20 दिसंबर 1704 की रात को गुरु गोबिंद सिंह जी अपने 4 बेटे यानी 4 साहिबजादे, माता गुजरी कौर, माता जीतो जी, अपनी वाइफ, अपने 5 प्यारे और कुछ सिख फॉलोअर्स के साथ आनंदपुर साहिब से रोपड़ की तरफ निकलते हैं। लेकिन मुगल्स अपना प्रॉमिस तोड़ते हुए सरसा नदी के पास, जो कि आनंदपुर साहिब से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, गुरु के काफिले पर हमला कर देते हैं। सिख फोर्स बड़ी बहादुरी के साथ इनका सामना करती है और गुरु अपने 2 बेटे साहिबजादे के साथ नदी पार कर लेते हैं। लेकिन इस हमले के दौरान दुर्भाग्यवश गुरु की फैमिली एक दूसरे से अलग हो जाती है। गुरु की मदर माता गुजरी कौर और उनके 2 छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। जिस जगह पर ये लोग बिछड़ गए थे उसे परिवार विछोड़ा के नाम से जाना जाता है और यहां इनके ऑनर में गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब भी बनाया गया है। गुरु गोबिंद सिंह जी 2 बड़े साहिबजादे, 5 पंज प्याराज और 40 सिख्स के साथ चमकौर की तरफ आगे बढ़ते हैं और 21 दिसंबर की दोपहर को वहां पहुंच जाते हैं। इसी जगह पर 22 दिसंबर को होता है चमकौर का प्रसिद्ध युद्ध। लाखों की संख्या वाला मुगल सेना बल इनके ऊपर हमला कर देता है। सिखों का ये छोटा सा दल एक हवेली में अपना डेरा डालता है और वहां से ही दुश्मन के ऊपर तीरों की वर्षा करता है। इसके साथ ही छोटे छोटे बैचेस में सिख बाहर निकलते हैं
और बड़ी संख्या में दुश्मन को मारते हुए वीरों की तरह अपनी जान कुर्बान करते हैं। इस युद्ध में दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह, जो उस समय सिर्फ 18 और 14 वर्ष आयु के थे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए शहादत को प्राप्त होते हैं। इस तरह जब सिख दल की स्ट्रेंथ पूरी तरह खत्म होने लगती है और सिर्फ 12 खालसा सोल्जर्स ही रह जाते हैं, तो ये लोग गुरु को खालसा की शपथ दे देते हैं। इसके बाद गुरु के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपने 5 डिसाइपल्स की एडवाइस माने और वहां से चले जाएं। संगत सिंह नाम के सिख, जो काफी कुछ गुरु की तरह दिखते थे, गुरु के कपड़े पहनकर सोल्जर्स के साथ रहते हैं और इस तरह मुगल फोर्सेस को एंगेज रखते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी को वहां से बाहर निकलने का मौका देते हैं। खालसा सोल्जर्स आखिरी योद्धा तक बहादुरी के साथ मुगल सेना का सामना करते हुए शहीद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 छोटे साहिबजादे और उनकी ग्रैंडमदर माता गुजरी कौर, जो बाकी परिवार से बिछड़ गए थे, उनके ऊपर गंगू नाम के एक फॉर्मर सर्वेंट की नजर पड़ती है और वो उन्हें अपने गांव आने के लिए इनवाइट करता है। ये लोग उसकी मदद के लिए शुक्रगुजार होते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन गंगू नाम का ये शख्स उनका विश्वास तोड़ देता है और पैसों के लालच में इनकी लोकेशन मुगल्स को बता देता है। मुगल्स इसके घर आकर दोनों साहिबजादे और माता गुजरी कौर को पकड़ ले जाते हैं। तीनों को कड़ाके की ठंड में एक ओपन टावर में कैद कर दिया जाता है, जहां सोने के लिए कोई मैट भी उपलब्ध नहीं था, सिर्फ भूसे का एक ढेर था इनकी बेडिंग के तौर पर। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को सिरहिंद स्टेट के गवर्नर वजीर खान के सामने पेश किया जाता है। वजीर खान बादशाह औरंगजेब के विजन में यकीन करता था। वो साहिबजादों से कहता है कि उनकी जान बख्श दी जाएगी अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं। इतनी छोटी सी उम्र में भी दोनों साहिबजादे खालसा पंथ के प्रति अडिग रहते हैं और इस्लाम कबूल करने से इनकार कर देते हैं। इस समय इनकी एज सिर्फ 6 और 9 साल की थी। इसके बाद वजीर खान आदेश देता है कि इनके चारों ओर एक दीवार बना दी जाए। इस तरह दोनों साहिबजादे 27 दिसंबर 1704 को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिए जाते हैं। माता गुजरी कौर अपने नन्हे ग्रैंडसन्स की शहादत का गम सहन नहीं कर पाती और खबर सुनते ही उसी दिन उनका भी स्वर्गवास हो जाता है। इनकी शहादत की ये जगह आज पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा साहिब के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इस तरह मुगलों के साथ संघर्ष में गुरु गोविंद सिंह जी अपना पूरा परिवार खो देते हैं। इसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारते और मुगल बादशाह औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष जारी रखते हैं। इसी बीच 30 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और फिर अगले मुगल बादशाह बनते हैं बहादुर शाह 1। गुरु गोविंद सिंह ने राजगद्दी पर इनके क्लेम का सपोर्ट किया था, इसीलिए ये भी उनके साथ अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश करते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी को आगरा बुलाते हैं, जहां 2 अगस्त 1707 को उन्हें एक ड्रेस ऑफ ऑनर के साथ ज्यूल्ड स्कार्फ जैसे 60,000 रुपए तक के कीमती उपहार आभार व्यक्त करने के तौर पर दिए जाते हैं। हालांकि यहां भी मुगल सिख के बीच शांति को लेकर वार्ता अधूरी रह जाती है। दरअसल बहादुर शाह को साउथ की तरफ मार्च करना था। ऐसे में गुरु गोविंद सिंह जी बादशाह के साथ ही चले जाते हैं, जिससे रास्ते में वो शांति को लेकर कोई समझौता कर सके। लेकिन महाराष्ट्र में नांदेड़ नाम की जगह पर नेगोशिएशंस ब्रेक डाउन हो जाती हैं और गुरु खुद को इंपीरियल कैंप से अलग कर लेते हैं और इसी जगह पर सितंबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मुलाकात माधोदास बैरागी यानी बंदा सिंह बहादुर से होती है। गुरु उन्हें सिख आर्मी का लेफ्टिनेंट अपॉइंट कर देते हैं और सिरहिंद के गवर्नर यानी फौजदार वजीर खान से बदला लेने के लिए फुल पॉलिटिकल अथॉरिटी दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वजीर खान तक गुरु और बादशाह के अच्छे रिश्तों की खबर पहुंच चुकी थी और वो काफी घबरा गया था कि कहीं गुरु बादशाह को उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए न कह दें। ऐसा कुछ हो इससे पहले ही वो गुरु की हत्या करने का फैसला करता है। गुरु पर हमला किया जाता है और वो घायल हो जाते हैं। मुगल बादशाह को जब इसकी खबर मिलती है तो वो रिकवरी में असिस्ट करने के लिए मेडिकल सपोर्ट भेजते हैं, जिसमें एक इंग्लिशमैन भी शामिल था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की हालत में ज्यादा सुधार नहीं देखा जाता और 42 वर्ष की आयु में
7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोबिंद सिंह जी अपना नश्वर शरीर त्याग देते हैं। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर वजीर खान के अगेंस्ट मिशन पर निकल जाते हैं। उनकी लीडरशिप में सिख फोर्सेस आज के हरियाणा और पंजाब में मौजूद मुगल्स की नींव हिला देते हैं। जल्द ही इस पूरे एरिया पर उनका डोमिनेंस स्थापित हो जाता है। 1710 में बंदा सिंह बैटल ऑफ छप्पर छीरी में वजीर खान को मारकर अपना बदला भी पूरा कर लेते हैं। हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित लोहगढ़ में वो अपना कमांड सेंटर बनाते हैं। यहां वो अपने कॉइन्स इशू करने के साथ ऑफिशियल सील भी इंट्रोड्यूस करते हैं। बंदा बहादुर की बढ़ती हुई पावर को देखकर मुगल बादशाह बहादुर शाह 10 दिसंबर 1710 को सभी फौजदार्स को एक जनरल वारंट इशू करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि नानक के वर्शिपर्स यानी कि सिख्स जहां भी मिले उन्हें मार दिया जाए। बहादुर शाह खुद बंदा बहादुर के साथ लोहगढ़ में युद्ध करने के लिए पहुंच जाता है। लोहगढ़ के किले पर बहुत सी रेड्स डालने के बाद आखिर में घेराव में सफलता मिलती है और बंदा बहादुर को बड़ी दुआब की तरफ एस्केप करना पड़ता है। लेकिन पीछा करने के बाद भी मुगल्स इन्हें पकड़ पाने में नाकामयाब रहते हैं। सिख्स पर मुगल्स का अत्याचार इसी तरह जारी रहता है। जनवरी 1713 में फारूक सियार मुगल गद्दी पर बैठते हैं और लाहौर के गवर्नर अब्दुस समद को ऑर्डर देते हैं बंदा बहादुर को खत्म करने का। खान और बंदा बहादुर के बीच लगभग साल भर तक लड़ाई चलती रहती है। सिख फोर्सेस एक बार फिर आखिरी बंदे तक फाइट जारी रखते हैं। विशाल मुगल सेना का बहुत ही बहादुरी के साथ सामना किया जाता है। अनेकों सिखों की हत्या करने के बाद आखिर में बंदा बहादुर और कुछ प्रिजनर्स को दिल्ली ले जाया जाता है, जहां एक बार फिर इनके सामने वही दो चॉइसेस रखी जाती हैं, इस्लाम या मौत। गुरु गोबिंद सिंह का बंदा हंसते हंसते मौत को चुनता है। सबसे पहले मुगल उनके 4 साल के बेटे को उनकी बाहों में देकर उसे मारने का हुक्म देते हैं। बंदा बहादुर ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिसके बाद उनके बच्चे की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद बहुत ही टॉर्चर के साथ बंदा सिंह बहादुर की हत्या की जाती है, लेकिन वो इस सब के बीच में भी अपना धीरज बनाए रखते हैं और ईश्वर और गुरु की मर्जी मानकर अनशेकन फेथ के साथ 19 जून 1716 को शहादत को गले लगा लेते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह मुगल्स द्वारा सिख्स को सालों तक परसिक्यूट किया गया। उन्हें इतिहास में बहुत ही क्रूर प्रकार के अत्याचारों से गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी सिख गुरुज और उनके फॉलोअर्स कभी मुगल्स के अत्याचारों के सामने झुके नहीं, बल्कि लगातार उन्हें चैलेंज करते रहे। लेट 1760s तक ये परसिक्यूशन कंटिन्यू रहता है और सिख हर बार दोगुनी स्ट्रेंथ के साथ खड़े होते दिखते हैं। अंत में मुगल्स का डिक्लाइन होता है और सिख खुद को इंडस और यमुना के बीच के एरिया का सॉवरेन मास्टर्स बना लेते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।